हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। आईबीपीएस सीएफओ 2025 की सारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और आप लोगों ने गैप भी ले लिया क्योंकि इंटरव्यू जिनका था और उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स थे, सब कुछ आ गए हैं। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों का हुआ और काफ़ी सारे विद्यार्थियों का नहीं भी हुआ और कुछ एक हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स भी हैं। तो उनके लिए मैं आज का एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूँ कि आईबीपीएस सीएफओ 2026 के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे और ऑनलाइन एग्रीकल्चर आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो उसका कंप्लीट गाइडेंस सेशन हम लोग आज लेकर के आए हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें ये तमाम तरीके की जो बातें हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या मिलती है, कंप्लीट गाइडेंस हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आईबीपीएस एएफओ 2026 की प्रिपरेशन जो है, अब आपके पास राइट टाइम है क्योंकि देखो आईबीपीएस का जो कैलेंडर है एएफओ के एग्जाम के लिए और अन्य जो भी आईबीपीएस एग्जाम बैंकिंग के कंडक्ट करवाता है उनका रिलीज कर दिया है। और इसमें आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स और मेंस की डेट भी हमारी कंफर्म हो गई है कि 29 अगस्त को तो आप लोगों का एग्जाम होने जाएगा प्री का और 1 नवंबर को आपका मेंस का एग्जामिनेशन है। ठीक है, और उसके मेंस के बाद रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू वगैरह तो चलो आगे की बातें हैं, लेकिन प्री और मेंस की जो हमारे प्रोसेस है उसकी डेट जो है वो क्लियर हो चुकी है, 29 अगस्त और 1 नवंबर। अब हमारे पास समय बचा हुआ है लगभग अपन मान के चलें तो 6 मंथ का समय बचा हुआ है हमारे पास प्री के लिए और लगभग 8 महीने का समय बचा हुआ है मेंस के लिए। अब हमारे पास राइट टाइम है कि हमें 2026 के लिए प्रिपरेशन क्या कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें, पहले फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्कस करूंगा कि एलिजिबिलिटी वगैरह ये सब चीजें क्या है, किस तरीके से कौन कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसकी बात करेंगे। देखो आईबीपीएस एएफओ 2026-23 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर सबसे पहले अपने पास आती है एग्जाम डेट की बात। एग्जाम डेट आईबीपीएस ने 2026-27 का जो टेंटेटिव कैलेंडर है वो आपका जारी कर दिया है, जिसमें आपके प्री का जो एग्जाम है वो 29 अगस्त 2026 को होगा। और आज तक आप लोगों ने देखा भी है कि आईबीपीएस जब जब अपनी जो जो डेट टेंटेटिव डिक्लेयर करता है वही उसकी फाइनल डेट होती है। तो ऐसा मान के चलें कि 29 अगस्त जो है वो 100% जो है वो आपका प्री का एग्जाम इसी डेट को होगा। मेंस एग्जाम की बात करूं स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईबीपीएस एएफओ के लिए तो वो है आप लोगों का 1 नवंबर। देखो प्री और मेंस के बीच भी हमारे पास सफिशिएंट समय है। अभी हम लोग दोनों की तैयारी को पैरेलल लेके चलेंगे। लास्ट के अंदर हम थोड़ा प्री पे फोकस करके मेंस को रोक के प्री को पुश करके प्री का एग्जाम देके और फिर मेंस के अंदर लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम चलेंगे। तो प्री और मेंस की डेट आ गई। और इसके अलावा अगर किसी विद्यार्थी का मान लीजिए एक्सपीरियंस है आरआरबी के अंदर, जैसे स्केल 2 की वैकेंसी आती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर आरआरबी एसओ स्केल 2, तो उसके लिए भी डेट डिक्लेयर हुए हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। जैसे ऑफिसर स्केल 2nd और 3rd के लिए अगर मैं बात करूं तो 20 दिसंबर को जो है वो आपका एग्जाम होना है। 20 दिसंबर 2026 को आपका एग्जाम होना है। तो ये तो स्पेशल कैंडिडेट के लिए जिनके लिए एक्सपीरियंस है, लेकिन ये हमारे जो फ्रेशर हैं या अनएक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो उन सब के लिए हमारा आईबीपीएस सीएफओ रहता है। अब बात करें सर, देखो डेट की हमने बात कर ली प्री की और मेंस की, तो सफिशिएंट समय है हमारे पास। और एग्जाम आपको पता है आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है और आईबीपीएस एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है आईबीपीएस बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कराता है। फिक्स इनकी रिजल्ट डेट रहती है, फिक्स एग्जाम डेट रहती है, फिक्स इनकी ज्वाइनिंग डेट रहती है। तो बड़ा ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसके अलावा और ऐसी कोई संस्थाएं नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो काफी सारे समय से वैकेंसी लटकती रहती है, एग्जाम टाइमली नहीं होता, रिजल्ट टाइमली नहीं आता, ज्वाइनिंग टाइमली नहीं होती। तो ये आईबीपीएस का बड़ा आरामदारी है ये कि ये सबसे टाइम से एग्जाम करवाएगा, टाइम से ज्वाइनिंग देगा और बड़ी चीजें जो है वो क्लियर करके रखता है।
तो इस चीज के लिए भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग लगातार 6 महीने मेहनत करेंगे तो आसानी से आपका जो है मेहनत आपकी रंग जो है वो लेकर के आएगी, है ना। तो इसमें कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट इसके लिए एलिजिबिलिटी है 21 से 30 साल, और अलग अलग रिलैक्सेशन एज के हैं वो भी मैं बता दूंगा। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एजुकेशन क्राइटेरिया में बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर किया हो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, है ना, इंजीनियरिंग में, फूड साइंस में, फॉरेस्ट्री में, मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में, फूड टेक में, बायोटेक में, अन्य कोई भी यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी स्ट्रीम के अंदर अगर ग्रेजुएशन किया है तो वो कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। अब अपन एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि सर एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है। देखो जनरली 30 ईयर है हमारा एज जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST का है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC नॉन क्रीमिलियर है तो 3 साल के लिए। PWBD का कोई कैंडिडेट है तो उसको 10 साल का जो है वो रिलैक्सेशन है, और कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको 5 साल का क्या रहेगा एज रिलैक्सेशन जो है वो रहने वाला है। यानी कि तब तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो जनरल कैटेगरी से इतने इतने ईयर ज्यादा तक। अब देखो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये हमारा जो IBPS AFO का एग्जाम है ये 3 स्टेप का एग्जामिनेशन है। इसमें 3 स्टेप है, जिसमें आपका एक तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ठीक है, और दूसरा आप लोगों का मेंस होगा, और तीसरा आप लोगों का इंटरव्यू होगा। एक तो आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, और फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स की डेट हम लोग बात कर चुके हैं कि सर 29 अगस्त है, इसकी डेट 1 नवंबर है, और ये लगभग ऐसा मान के चलें दिसंबर में आपके इंटरव्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 स्टेप का एग्जामिनेशन जो है वो रहेगा। अब बात करें कि सर इनमें क्या क्या किस तरीके का पैटर्न आता है, प्री में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अगर अपन बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, देखो प्री के अंदर हमारे पास 3 मेजर सब्जेक्ट आते हैं। प्री के पेपर में 3 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें एक आएगा इंग्लिश, दूसरा रीजनिंग, और तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अपन इसको मैथ बोल सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। तीनों के 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50-50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर के वो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो जो इंग्लिश का यानी कि जो वेटेज होता है, इंग्लिश का प्रत्येक क्वेश्चन जो आता है वो आधे नंबर का होता है, यानी कि 25 नंबर की इंग्लिश आती है। इसका वेटेज 1 नंबर का होता है, 50 नंबर की रीजनिंग आएगी। इसका क्वेश्चन भी 1 नंबर का होगा, मैथ का भी, तो ये भी कितने नंबर का आएगा, 50 का। तो कुल मिलाकर के ये पेपर जो आपका होगा ये लगभग 125 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 125 नंबर का। 150 क्वेश्चन होंगे। देखो इंग्लिश तो इंग्लिश के अंदर ही आएगा भाई, सिंपल है। बाद बाकी रीजनिंग और मैथ जो है अगर अपन बात करें तो ये दोनों लैंग्वेज में आता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, हिंदी इंग्लिश, तो उसमें आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करके एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम का मोड जो है वो ऑनलाइन रहता है। एग्जाम आपका CBT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये आपका, ठीक है। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है भाई। आप लोगों को इंग्लिश के लिए 40 मिनट मिलेंगे, और 40 मिनट इंग्लिश के निकलने के बाद में आपका रीजनिंग का सेक्शन खुलता है, उसके लिए भी 40 मिनट मिलेंगे। फिर 40 मिनट पूरे होने के बाद मैथ का सेक्शन खुलता है। ऐसा नहीं होता है कि इंग्लिश का पेपर आपने मान लीजिए कि कर लिया 20 मिनट में, तो ये 20 मिनट बच गए तो इनको आप लोग रीजनिंग में यूज कर लो। नहीं भाई, 40 मिनट प्रॉपर टाइमिंग आपको इंग्लिश को देना होगा। 40 मिनट के 3 आपके पेपर जो हैं वो इसमें रहेंगे। किसी का टाइम किसी में यूज नहीं कर सकते, पर्टिकुलर सेक्शन को इतना टाइम आपको देना ही होगा। जैसे ही आपका टाइम ये 2 घंटे का 120 मिनट का पूरा होगा, ऑटोमेटिकली पेपर क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है। अब बात करते हैं सर इसका सिलेबस क्या रहता है, ये भी हमें देखना है। तो देखो सिलेबस की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग सिलेबस की बात करेंगे तो देखो सिलेबस में इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, जिन्हें पैसेज बोल देते हैं, RC बोल देते हैं। क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट यानी कि 8-10 फिलर जो हैं वो एक में ही दिए होते हैं, उसे क्लोज टेस्ट बोल देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं 5। एरर डिटेक्शन आपको जैसे पार्ट बना के दे देता है, पूछ लेता है कौन से पार्ट में एरर है, तो एरर डिटेक्शन।
सेंटेंस इंप्रूवमेंट, है ना, आप लोगों को पूछ लेता है कि यहां से कौन सा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट है, करेक्शन करनी होती है। पैराजंबल आता है जिसमें आपको जंबल्ड करके सेंटेंस दिए होते हैं, उनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ आपको बनाना होता है। वोकैबुलरी बेसिस क्वेश्चन भी आते हैं, एक्टिव पैसिव का भी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सिलेबस आपका रहता है। इस सिलेबस से आप लोगों के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ये इंग्लिश का सिलेबस है भाई आपका प्री के अंदर। फिर बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर आपसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, पूरे पेपर का 50% वेटेज जो रहता है वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का रहता है, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के ही आते हैं। जनरली स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा डर जाता है, ये वाला पार्ट ट्राई नहीं करता, तो उसको ऐसा लगता है कि टफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो बहुत ईजी है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप अच्छे खासे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप की पजल है, लीनियर है, सर्कुलर है, फ्लोर है, मंथ है, एज है ना, तो बहुत सारी टाइप की पजल्स आपसे बनवाई जाती हैं। सिलोलिज्म आता है, इनक्वालिटी आती है, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इनपुट आउटपुट है, ऑर्डर रैंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट अजम्पशंस के क्वेश्चन है, कंक्लूजन कॉज इफेक्ट के क्वेश्चंस है। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है मैथमेटिक्स, यानी कि क्वांट्स के लिए अगर अपन बात करें तो क्वांट्स में अगर जाएंगे तो हमारे पास जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये आता है हमारे 5 नंबर का। नंबर सीरीज का पार्ट आ जाता है 5 नंबर का। डीआई आ जाती है 15 से 20 नंबर के अंदर। अरिथमेटिक आ जाता है 10-15 नंबर का, और अरिथमेटिक में ये टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम वर्क डिस्टेंस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, मिक्सचर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेटा सफिशिएंसी है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो परम्यूटेशंस है, कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस है, ये आपसे पूछे जाते हैं। ये सारे चैप्टर कंप्लीट। अर्थमेटिक जो आती है वो 10 से 15 नंबर की आती है। रिमेनिंग जैसे डीआई का और आपका स्पीड मैथ का पार्ट है, ये 30 से 35 नंबर का आता है। तो ये भी बहुत कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आसानी से ये जो है एवरेज स्टूडेंट जो है वो कर सकता है। तो ये आपका प्री का सिलेबस रहता है भाई। तीनों से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैथ रीजनिंग का वेटेज 50-50 नंबर का ही रहेगा, इंग्लिश का वेटेज 25 नंबर का रहेगा, और तीनों के लिए 40-40 मिनट्स आपको रहेंगे। अब जैसे ही प्री का एग्जाम आपका क्वालिफाई होता है तो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। अब मेंस के अंदर क्या आता है सर? मेंस के एग्जाम के अंदर प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर के ही क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन। कितने नंबर के होंगे? 60 नंबर के होंगे। और इनके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा? ओनली 45 मिनट्स। कितना टाइम मिलेगा? केवल और केवल आपको 45 मिनट का समय जो है वो इसके लिए मिलेगा। ये आपका मेंस का पूरा पार्ट रहेगा भाई। उसके बाद में मेंस में सिलेबस में जाएं, एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे सर? तो ये बड़े बड़े सब्जेक्ट एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, सब लोग जानते ही हैं। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, सीड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है, स्कीम्स है, बजट्स है ना। अलाइड साइंस में एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैग कल्चर, फॉरेस्ट्री है। प्लांट प्रोटेक्शन में जाएंगे तो एंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है ना। इक्का दुक्का क्वेश्चन कोई निमेटो का भी आ जाता है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट फिजियोलॉजी है। तो ये जो आपके जनरल सब्जेक्ट जो आप लोग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन आप पढ़ते हैं, वही सब्जेक्ट आपके मेंस के अंदर यहाँ रहते हैं। तो ये भी कोई मुश्किल टास्क नहीं है। 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के होते हैं, और 45 मिनट का समय आपको मिलता है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप हमारे पास जो आता है वो मेंस आपका जैसे क्वालिफाई होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। कॉल का मतलब आपको मेल आती है ना। तो जैसे ही फिर आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू का वेटेज रहता है 20 नंबर। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर वही नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप लोग इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू आपका हो जाता है। फिर इन मेंस को और इंटरव्यू को मिलाकर के कंबाइंड मेरिट बनती है। प्री का नंबर नहीं जुड़ता है आगे, प्री जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। मेंस का और इंटरव्यू का नंबर जोड़ करके मेरिट बनती है।
फिर मेरिट के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग बैंक जो है वो मिलते हैं, जो भी आपने जिस तरीके से, जैसे काउंसलिंग में आप लोग लगाते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज, तो यहाँ बैंक आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसी टाइम आपसे चॉइसेस जो है वो भरवा ली जाती हैं। फिर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपके नंबर के हिसाब से आपको बैंक अलॉट कर दिया जाता है। तो जितने भी हमारे पीएसयू बैंक जिनकी वैकेंसीज रहती है तो उसमें आपको रिक्रूट कर लिया जाता है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है। तो ये डिफरेंट हमारे जो पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, है ना, तो इनमें आपको रिक्रूट कर लिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है सर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये तो आपने बता दिया अभी सिलेक्शन कैसे होता है। तो अब तैयारी करते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें आता क्या है, वो भी चीजें हमने क्लियर कर ली। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मेरिट कितनी जाती है, क्या हम कैपेबल हैं, क्या हमारे इतने नंबर आ जाएंगे क्या कि हम इस एग्जाम को क्या कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। तो सिंपल है कि लास्ट ईयर की मेरिट की बात कर रहा हूं जो लगभग सबसे हाईएस्ट रही हुई है, 50-51 नंबर। पिछले 2 सालों के अंदर ही इतनी मेरिट रही है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ा सा कम आता है और पेपर थोड़ा इजी हो जाता है, तो मेरिट क्या है, बढ़ जाती है। तो पिछले साल की अगर मैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करूं, यानी कि प्री की जो कट ऑफ है उसकी बात कर रहा हूं, प्री की जो कट ऑफ है उसकी बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर ऑफिसर की, ये सॉरी प्री की क्या, ये तो कंबाइंड आपकी है कट ऑफ मेंस और इंटरव्यू की, जिसमें आपको बैंक अलॉट होते हैं। तो उसमें 78.67 है, 72 है, 73.40 है, तो ये मेरिट रही हुई है ना। तो ये तो कंबाइंड है, लेकिन आपको इंडिविजुअल जैसे ध्यान रखना है। तो अपन जैसे बात करेंगे जैसे प्री की कट ऑफ की, तो प्री की कट ऑफ में जैसे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में 50, 45.63, 50.13, 50.13 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 50.13, यूआर के लिए भी 50.13, एचआई के लिए 25.88, ओसी के लिए, ये कुछ स्पेशल कैटेगरियां हैं जिनके लिए ये कट ऑफ है। तो ये कट ऑफ आप मान के चलें, आप तो इनको ध्यान रख लें भाई, ये कट ऑफ आपका जो है वो प्री का रहा हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का। तीनों सब्जेक्ट का 125 नंबर में से आपको इतने नंबर जो है वो मेरिट पिछले साल की रही हुई है। तो ये मान के चलें लगभग इतनी मेरिट, 2-4 नंबर आगे पीछे 55 के आसपास मान सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। और दूसरा, वैकेंसीज के अलावा बात करें तो पेपर कैसे आता है, तो उस पर डिपेंड करती है। ये आपका प्री का कट ऑफ है। प्री के अंदर फिर सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है। भाई आपने मैथ रीजनिंग में मान लो 50.13 नंबर ले आए, लेकिन इंग्लिश में आपके नंबर नहीं आए हैं, सेक्शन में पर्टिकुलरली 0 नंबर है, तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। तो तीनों पेपर के अंदर मिनिमम नंबर लेके आने भी जरूरी होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ। तो इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ जो रही हुई है SC ST OBC की 7.75 और EWS जनरल की 10.5। रीजनिंग की रही हुई है जैसे 4.25 सेक्शनल कट ऑफ, EWS जनरल की 8.25, और क्वांट की मैथ की यानी कि जो सेक्शनल कट ऑफ है वो रही हुई है 7.25 SC ST OBC के लिए, और जनरल के लिए रही हुई है 11.25। इतने मिनिमम नंबर तो आपको हर एक सब्जेक्ट में लाने होंगे, और तीनों सब्जेक्ट के नंबर जोड़ के आप लोगों के 50.13 आए हुए थे, तो आप लोग प्री को क्वालिफाई कर पाए थे लास्ट सीजन में। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा चलें कि सर मेंस के लिए क्या कट ऑफ रहेगा। IBPS AFO मेंस का कट ऑफ मैं आपको बात कर लेता हूं कि जो सेकंड पेपर होता है, प्री में 50 नंबर 0.13 आए, आप लोग क्वालिफाई हो गए, मेंस में आ गए। अब मेंस में आप लोगों के 60 क्वेश्चन थे 60 नंबर के, उसमें अगर आप लोगों ने लगभग जैसे SC में 30.25, ST में 28.25, OBC में 33.50, EWS के अंदर 33.50, जनरल में 33.50, हियरिंग इंपेयर्ड में 22.75, है ना, ऑर्थोपेडिकली चेंज्ड के अंदर 30.75, विजुअल इंपेयर्ड के अंदर 26 नंबर। तो ये आपकी कट ऑफ रही हुई है मेंस की कट ऑफ। ठीक है, सेकंड पेपर में इतने नंबर अगर आप लोग लेकर के आए तो आप लोग क्वालिफाई हो। ठीक है, अब ये सब क्वालिफाई होने के बाद ओवरऑल भी मैंने आपको बता दिया था कि कट ऑफ कितनी रही हुई है ना। अब की बार जो है वो ऐसा मान के चलें कि 69 नंबर जो है वो OBC के लिए कट ऑफ रही थी लास्ट, जिसके ऊपर बैंक अलॉटमेंट हुआ था, है ना, जिसमें मेंस प्लस इंटरव्यू को मिला करके। ठीक है, तो ये पूरा पेपर का प्रोसेस रहता है।
अब भाई आपकी सैलरी कितनी मिलती है अगर आपका इसमें चयन हो जाता है, तो बेसिक पे इसका लगभग 48,480 है, ये तो इंक्रीमेंट है, अलाउंसेज है ना, तो लगभग 65 से 70,000 रुपए, लगभग आपको लगते ही 65 से 70,000 रुपए की सैलरी मिलती है, और वैसे इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। अब बात आती है सर इसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें, आईबीपीएस एएफओ के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें। तो आईबीपीएस एएफओ को प्रिपेयर करने के लिए प्री के बैचेज ऑनलाइन के हमारे ऑलरेडी पहले से ही चल रहे हैं, मेंस के भी चल रहे हैं, और काफी सारी स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही है कि सर मेंस के बैचेज जो है वो आपके कब से स्टार्ट होंगे, हम प्रिपेयर कैसे करें। तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से आईबीपीएस एएफओ को डेडिकेटेड 2026 को डेडिकेटेड बैच लेकर के आ रहा है। आप लोगों का ये बैच स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च को। कब से स्टार्ट हो रहा है? 17 मार्च को। बाइलिंगुअल बैच है ये, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों को हम लोग पैरेलल लेके चलते हैं, है ना। और कंप्लीट का कंप्लीट सिस्टमेटिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। हर एक पार्ट, जैसे कि आप लोग बात करें, ज्यादातर स्टूडेंट का करंट अफेयर्स का डर रहता है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से आपको इस बैच के अंदर करवाएंगे। तो अगर आप आईबीपीएस एएफओ 2026-23 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे इस आईबीपीएस बैंक एएफओ मेंस को डेडिकेटेड बैच के अंदर आप लोग एनरोल हो सकते हैं। अगर मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग, तो इसमें आप लोगों को लाइव रिकॉर्डेड सेशन है, पीडीएफ नोट्स है, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट है, एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है, डाउट सेशन है, ये सारी की सारी चीजें मिलेगी और इसकी वैलिडिटी रहेगी एग्जाम तक। और बैच से संबंधित जानकारी के लिए जो है वो आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर जाकर के देख सकते हैं या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बैच का जो प्राइस रहने वाला है वो 8,000। ये केवल मेंस का बैच है, ये केवल मेंस का बैच है। अगर कोई स्टूडेंट प्री मेंस और इंटरव्यू का कंबाइंड बैच लेना चाहता है तो वो भी ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर आपका ऑनगोइंग बैच है, चल रहा है, आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग केवल मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस 17 मार्च वाले डेडिकेटेड बैच से जुड़िएगा, क्योंकि एग्जाम आगे आने वाला है और अभी तैयारी का सही समय है। ये तो है बात है ऑनलाइन की। अब बात अगर हम लोग ऑफलाइन बैच की करें कि सर आपके ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट होंगे, ऑफलाइन बैचेज कब से स्टार्ट होंगे? तो देखो, जॉमनेर कोचिंग श्री गंगानगर, जिसका लोकेशन है आपका इंडियन बैंक के सामने, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर, यहां पर इस लोकेशंस पर हमारे जो ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैच प्री मेंस इंटरव्यू तक के कंबाइंड बैच है, बिल्कुल तीनों की तैयारी आपको करवाई जाएगी। ये बैच आपके 17 मार्च से ही ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं और इस बैच से अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है तो वो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके और अपना इस बैच में एनरोलमेंट करवा करके और 17 मार्च से इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी जो है वो कर सकता है। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने आईबीपीएस एएफओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, एग्जाम का क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या यानी कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से, तो पूरा का पूरा जो है वो हमने इस आज के सेशन में इस पार्ट को कवर किया। आशा करता हूं कि ये सारी की बातें जो है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। और फिर भी अगर कोई आप लोगों का डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चंस जो है वो लिख सकते हैं, तो हम आपको उसका भी रिप्लाई दे देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं 17 मार्च को हमारे इन बैचेज के अंदर, और तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।